हेलो एवरीबॉडी। आओ, जो क्वेरीज आप लोग बोले थे उस क्वेरीज को पहले हम लोग सम सॉल्व करते हैं। रेशियो का दूसरा क्लास है तो पहले होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा होमवर्क नहीं हुआ था। आप लोग को पूछा गया तो मैक्सिमम लोग बोला कि 17 नंबर में प्रॉब्लम है, तो पहले 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ratios and information relating to activities of Bengal traders, ठीक है ना। Find out the sales for the year 2019, sundry debtors as on 31st December 2019 और sundry creditors as on 31st December 2019 and closing stock। यानी हम लोग को निकालना क्या क्या है, सेल्स निकालना है और डेटर निकालना है, क्रेडिटर निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, डेटर वेलोसिटी। अच्छा, डेटर वेलोसिटी मतलब होता है डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, यानी दो तीन तीन महीना में डेटर से पैसा मिलता है। स्टॉक वेलोसिटी, 6 महीना में स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना, यानी ये स्टॉक का वेलोसिटी का टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स। क्रेडिटर्स वेलोसिटी, ये एवरेज पेमेंट पीरियड है इसका 2 मंथ्स, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 20%। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 वाज 5 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया हुआ है रेशियो भी, और 5 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और स्टॉक as on 31st December 2019 was 20,000 higher than that of the opening stock। यानी क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट के कंपेयर में 20,000 रुपया ज़्यादा है। ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग को अभी नहीं मालूम कि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली में कितना है, और हम लोग को ये भी नहीं मालूम कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। अगर आपको बता दें कि ओपनिंग स्टॉक इतना रुपया है तो उसमें आप 20,000 जोड़ दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक का ही अगर इंफॉर्मेशन दे दे तो फिर हम लोग दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। मगर हम लोग को तो सवाल में पूछा गया क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक में 20,000 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर बोला है बिल रिसीवेबल and bills payables were 60,000 and 36,667 respectively। बिल रिसीवेबल का बैलेंस है आपका 60,000, बिल्स पेबल का बैलेंस है 36,667 रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इंफॉर्मेशन था, ठीक है। हम लोग ना जो होमवर्क दिए थे उसमें आप या फिर जो क्लास में सम्स करवाए थे उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए बताया गया था। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग कैसे निकाले थे, जो भी आपका आंसर आ रहा था डेटा टर्नओवर रेशियो का, उस आंसर से हम लोग 365 या 360 जैसा इंफॉर्मेशन में साल का नंबर ऑफ डेज एज्यूम करने बोला था, वैसे ही हम लोग डिवाइड करते थे तो फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता था, ठीक है। अभी क्या करना है कि यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया हुआ है और डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान के 3-3 महीना में हमको डेटर से पैसा मिलता है, तो साल भर में कितना बार पैसा मिलेगा आपको, 4 बार, है ना। 3 महीना में एक बार, 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 मतलब साल भर में 4 बार आपको पैसा मिलेगा। तो डेटर का टर्नओवर कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो पहले हम लोग डेटर का टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, फिर इसी हिसाब से आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालोगे, इसी हिसाब से आप क्रेडिटर का पेमेंट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालोगे। इसे निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि उस टर्नओवर का आंसर को आप आराम से डेटा निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखोगे कैसे, हम थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले ना हम लोग को सवाल में सेल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले सेल्स ही निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। सिंस ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 लाख, और ये बोल सकते हैं ना ये दैट इज कितना परसेंट,
20%। तो 20% ऑफ क्या है, ये सेल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेल कितना होगा तो आराम से निकल जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय, अगर ये 20 है तो सेल 100 होगा। कितना हो रहा है बोलो तो, इसका शायद होगा 25 लाख रुपया। बस कंफर्म कर लेते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20%, 25 लाख, 25 लाख। ये हम लोगों का सेल आया। यहाँ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसी सिचुएशन में आप जो टोटल सेल है उसी को आप क्रेडिट सेल्स मानोगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है सवाल का इंफॉर्मेशन पे। सवाल का इंफॉर्मेशन में यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, तो उस हालात में आपको जो टोटल सेल्स दिया हुआ रहेगा उसी को आपको क्रेडिट सेल भी मानना है, ठीक। खैर, हम लोग अब इस सेल से क्या क्या निकाल सकते हैं, देखोगे तो एज्यूम करोगे। अगर सेल्स निकल गया तो आप इससे डेटा निकालने के लिए आप एबल रहोगे। अगर सेल्स निकल गया तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा तो उससे आप स्टॉक निकाल सकते हो, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकल गया तो फिर उसके हिसाब से आप पॉसिबिलिटीज़ है कि परचेस निकाल लो। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सवाल में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए से एक बार ओपनिंग स्टॉक निकालोगे, एक बार क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद आपका सवाल में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, नॉट गिवन। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये निकाल लेने के बाद आप उसका बैलेंसिंग फिगर से परचेस निकाल सकते हो, और जैसे ही एक बार परचेस आ जाएगा तो उस परचेस से आप क्रेडिटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लोग ना सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का सेल माइनस GP। सेल्स इज 25 लाख, GP इज 5 लाख, तो 20 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दो चीज़ हम लोगों को मिला, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करें, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सिंस डेटर वेलोसिटी दिया हुआ आपका 3 महीना, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्या, जो आप सम्स किए हैं ऑलरेडी उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप। 12 मंथ्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, यही। अब इसमें से आपका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना महीना, 3 मंथ्स। तो इससे आप ये निकाल सकते हो, ये यहाँ आ जाएगा और डेटर वेलोसिटी यहाँ बैठ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से नहीं करके डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स डिवाइड बाय कितना मंथ्स, 3 मंथ्स, तो कितना टाइम, 4 टाइम्स, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी इसी तरीके से निकल सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, 12 डिवाइड बाय कितना, 2 मंथ्स, 6 टाइम्स हो गई। ये आप निकालें, ठीक है। अब पहले इसका यूज़ कर लेते हैं, डेटर का। सिंस डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल
डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। और डायरेक्ट टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 4। क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, हम आपको बोले थे यहाँ आप टोटल सेल्स को ही क्या मानोगे, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। तो देयरफॉर एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 लाख डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4। 25 लाख डिवाइड बाय 4 6,25,000, ठीक है। 6,25,000 आया आपका एवरेज रिसीवेबल। और ये भी आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर डेटर्स को ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो क्लोजिंग डेटर है वही आपका एवरेज डेटर को, मतलब एक डेटर मतलब वही आपका एवरेज डेटर है। और बिल रिसीवेबल अगर दिया हुआ रहेगा एक ही तो वही आपका एवरेज बिल रिसीवेबल है। तो एवरेज डेटर मतलब डेटर, एवरेज बिल रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल। तो यहाँ आपका एवरेज सीन्स दे रहा, एवरेज रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। और एवरेज रिसीवेबल कितना है 6,25,000। डेटर्स मुझे नहीं मालूम, निकालना है। और बिल रिसीवेबल सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बिल रिसीवेबल आप देख सकते हैं, शायद 60,000 है। तो 60,000 रुपये बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, तो आराम से आप डेटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डेटर कैसे निकलेगा 6,25,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000 5,65,000 ये डेटर है, एक ठन से है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको। फिर हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो को यूज करते हैं। सिंस स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं आप लोगों को तो मालूम है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना निकाले थे, जस्ट 2 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले 20 लाख, बढ़िया, चलो ठीक। उसके बाद क्या हम लोग बैठाएंगे एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो आराम से आप एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है। एवरेज स्टॉक मतलब तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ लिखते हैं ना, सिंस एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, यहाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं CL, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और एवरेज स्टॉक कितना 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना मान के चलते हैं x, ब्रैकेट में लिख देंगे, लेट ओपनिंग स्टॉक बी x, ब्रैकेट में उधर प्लस, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा x में 20,000 जोड़ दो, मतलब समझे। ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है, ये सवाल में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000 मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 20,000 क्या है ज़्यादा है, तो जोड़ दिए हम लोग
डिवाइड बाय कितना 2, ठीक है। और तो यहाँ हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x पूरा सॉल्व किया तो 2x आया प्लस 20,000 आया, यहाँ है 20 लाख, ठीक है। इसको कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं तो कितना आया मेरा 2 और देखें और 2x इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 20,000, तो x मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 19,80,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 19,80,000 डिवाइड बाय 2, 9,90,000, ठीक है। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस कितना 20,000 इज इक्वल टू x कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 9,90,000 प्लस 20,000 कितना आएगा 10,10,000, दूसरा आंसर आया। ये मिटा रहे हैं इधर, देखिए अब हम लोग क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। बट क्रेडिट परचेज दिया हुआ नहीं सवाल में, तो हम लोग को तो निकालना पड़ेगा, मगर हम लोग तो ये तो जरूर जानते हैं ना, सिंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला जो बताए थे लास्ट क्लास में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग को मालूम है 20 लाख रुपया, जो मिटाए अभी जस्ट, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 9,90,000, परचेस नहीं मालूम है ना, और क्लोजिंग स्टॉक जस्ट निकाले हम लोग 10,10,000 रुपया। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परचेस, यानी परचेस आप कैसे निकालोगे 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख माइनस 9 लाख, अच्छा यहाँ प्लस कर दे रहे हैं 10,10,000, ये इधर गया तो 10 प्लस हो गया और माइनस 9,90,000, ठीक है। 20 लाख प्लस 10,10,000 माइनस 9,90,000, 20,20,000, ये परचेस आ गया, ठीक। अब ये भी जानते हैं हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट, अच्छा ये परचेस मतलब ये दैट इज बोल सकते हैं, ये आपका क्या है क्रेडिट परचेस, क्योंकि इंफॉर्मेशन में नहीं बताया, क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, ठीक है। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो अभी हम लोग बिठाए नहीं है, रखा हुआ यहाँ पे कितना 6 टाइम्स, तो यहाँ 6 बिठा दिए। क्रेडिट परचेस हम 20,20,000 एवरेज पेबल, ठीक है, एवरेज पेबल ये हो गया। तो इस तरीके से आप
क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, एवरेज पेबल है ना, ये कंटिन्यू हुआ। एवरेज पेबल का वैल्यू कितना होगा, 20,20,000 डिवाइडेड बाय 6 टाइम, 3,36,667, 3,36,667। और ये हम लोग को मालूम है एवरेज पेबल का मतलब होता है क्या, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, 3,36,667 इज इक्वल टू क्रेडिटर ही हमको चाहिए था और बिल्स पेबल सवाल में दिया हुआ है कितना, 36,667। तो और क्रिएटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,36,667 माइनस कितना, 36,667, बस 3 लाख रुपया कितना, ये हो गया इसका आंसर। मतलब आपका आंसर यहाँ एक तो ये डेटर वाला हुआ, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला हुआ, एक आपका क्रेडिटर हुआ। और भी कुछ पूछा होगा तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। सेल्स भी पूछा था, सेल्स तो पहले ही निकाल लिए थे हम लोग। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना। ये रहा आपका होमवर्क का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे नहीं, बहुत ही इजी है, बस डिस्कस कर देंगे। आप लोग उसको कैसे बनाओगे वो आप बना लीजिएगा, फिर भी नहीं बनेगा तो हमको फ़ोन कर लेना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला था, फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डेटा कैलकुलेट द एडिशनल रेशियोज रिक्वायर्ड टू द सोन इन मॉडर्न अप्रोचेस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू टेस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ओनली। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछा था, मतलब पीएल वाला रेशियो पूछा था। ठीक है, तो पीएल का रेशियो में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ये 4 रेशियो हम लोग पीएल रेशियो के एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये था। देखिए नेट सेल दिया 3,80,000, मतलब डिवाइड वाला आइटम दे दिया हुआ है, खाली हमको ऊपर का आइटम निकालना है। तो जैसे नेट सेल दिया हुआ कितना, 3,80,000, और ग्रॉस मार्जिन कितना दिया हुआ है, 1,14,000। तो ग्रॉस मार्जिन मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो जीपी रेशियो आ गया फर्स्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उसको लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। सिंपल बात है, जीपी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये दोनों लेस कर दोगे तो जो बचेगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट। और वही नेट प्रॉफिट के जरिए से आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लोगे, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, वो भी आ गया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम कुछ भी है ही नहीं, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया उसी का नाम आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस किए, क्योंकि यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर मान कर चलो जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो माइनस करेंगे तो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट का आंसर आया वही आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो का भी आंसर आएगा। ठीक है ना, सेम बैठा दोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जगह में नेट प्रॉफिट का अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब लास्ट में बचा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो आप क्या करोगे, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेल माइनस जीपी, तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम लोग क्या बोले थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो क्या था,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यूं ही मिल गया 3,80,000 माइनस 1,14,000 जो भी आया। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देना और डिवाइड बाय नेट सेल कर देना, इनटू 100 आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा। एकदम सिंपल है। ठीक, अब हम लोग कुछ एक तो नया क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन क्या लास्ट क्लास में बताने वाले थे पर टाइम नहीं मिला। खैर देखो, क्वेश्चन नंबर पहले मिटा दे रहे हैं, सब उतार लिए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब यहाँ होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3/4 ऑफ नेट सेल्स, यानी जो भी आपका नेट सेल्स आएगा उसका 3/4 हिस्सा क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। इनकम टैक्स कितना है, 20% ऑफ पीबीटी, द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब पीबीटी होता है। यानी जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट निकालना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो पीबीटी का 20% मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर पीबीटी 100% है और नेट प्रॉफिट अगर 20% है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 80% होगा। एकदम सिंपल। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ कितना, 1 लाख। नेट इनकम आफ्टर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स मतलब क्या हो गया माने में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये पैट है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है आपका वो 2,40,000 है। तो 2,40,000 मतलब ये टैक्स से लेस करने के बाद अमाउंट ये आया है। तो पीबीटी अगर तुमसे पूछेंगे तो कितना होगा, पीबीटी 100% होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ये 80% है। तो 80% में से अगर हमको 100% लेके आना है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। 2,40,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 100%, तो आपका पीबीटी आ जाएगा। और पीबीटी में से अगर आप मल्टीप्लाई बाई 20% कर दोगे तो टैक्स आ जाएगा। ठीक है, नेट अच्छा सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, और अदर एक्सपेंसेस कितना है, अदर एक्सपेंसेस नहीं अदर इनकम 50,000। अदर इनकम मतलब यहाँ आप बोल सकते हो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल में चाहिए हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सवाल में चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सवाल में चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100 आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और वहीं अगर मान के चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। तो हम लोग अल्टीमेटली निकालना क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नेट सेल्स निकालना है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। ठीक है ना, देखते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा इसको। सिंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, 2,40,000 बोल सकते हैं, दैट इज 80% ऑफ पीबीटी। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइड बाई 80
इंटू 100, 2,40,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 3 लाख। ठीक है, तो आराम से हम लोग टैक्स भी निकाल सकते हैं। कितना? 3 लाख का कितना परसेंट? 20%, तो कितना आ जाएगा? 60,000। और एक बात याद रखना आप कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इसको आप EBIT भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ PBT बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, मगर एक्सेप्ट क्या? अदर इनकम। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए हम नेट प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, चलो ठीक है, PBT तो निकल ही गया था। खैर हम शुरुआत से निकाल दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर देंगे तो PBT आ जाएगा, है ना। टैक्स प्लस कर दिए और माइनस क्या कर दिए? अदर इनकम। तो पैट कितना था? 2,40,000। टैक्स कितना था? 60,000। और माइनस अदर इनकम कितना था? 50,000। 2,40,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000, 2.5 लाख। ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग इसे ऑपरेटिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, मगर ऑपरेटिंग रेशियो तब निकालेंगे ना भाई जब आपको सेल मालूम रहेगा। सेल तो अभी मालूम ही नहीं है, और सेल निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए से। क्यों? क्योंकि आपका सवाल में सेल मिसिंग है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिसिंग है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बैक कैलकुलेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिलहाल। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग क्या देखे थे, सिंस दे के दे रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें प्लस ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो हम लोग को वो बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख है और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 50,000 है। तो 1 लाख प्लस कितना? 50,000 और प्लस ऑपरेटिंग इनकम कितना? नथिंग, नील। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट कितना निकाले हम लोग? 2.5 लाख। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कितना? 1,50,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया? 4 लाख। ये जो 4 लाख आया तो बोल सकते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 1/4 ऑफ सेल्स। तो देयरफॉर सेल निकालने का तरीका आराम से क्या हो सकता है? 4 लाख अगर ये अपने आप में एक हिस्सा है तो टोटल 4 हिस्सा कितना होगा? यानी 4/1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, जो कि आएगा कितना? 16 लाख। कैसे? अगर 4 लाख तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो टोटल सेल्स का 1/4 हिस्सा है, तो एक हिस्सा 4 लाख है तो 4 हिस्सा कितना होगा? 16 लाख, है ना। तो 16 लाख आपका क्या हो गया? सेल आ गया। तो देयरफॉर ये भी तो कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा?
सेल का 3/4 हिस्सा, सोलह लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 12 लाख। ठीक है, तो इसको हम दोनों रेशियो में पुट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट अभी निकालें, कितना, 2.5 लाख। नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स आपका है 16 लाख इंटू 100, 2.5 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100। ठीक है, सिर्फ 15.62% आया, 15.62%। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो यानी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी जस्ट टोटल किए थे कितना, यहीं कहीं किए थे, देखो दोनों मिला के 1.5 लाख रुपया। नेट सेल्स था 16 लाख इंटू 100, बारह लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 84.38%। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 7 डिस्कस किए, जो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, करंट एसेट्स दिया हुआ है 1.5 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ 1,29,000, और फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय नेट वर्थ इज 0.7। ठीक है ना, और डेप्ट कैपिटल नहीं है, मतलब डिवेंचर नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, देखोगे नेटवर्थ का मतलब होता है यहाँ, नेटवर्थ का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी
ये फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो गया, नेटवर्थ। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अगर डेट कैपिटल नहीं रहा तो। अच्छा, इस फिक्स्ड एसेट्स और ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो ये वर्किंग कैपिटल भी तो हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान के चलो ये करंट एसेट से करंट लायबिलिटी हटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो जो बचेगा उसका नाम क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। तो हम लोग ना इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या, वर्किंग कैपिटल, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसको पहले लिखना चाहिए था नेटवर्थ, इसको ना पहले उतारोगे, इसको सेकंड टाइम उतारोगे, ठीक है ना। सीन्स देखें तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल होता है नेटवर्थ का फॉर्मूला। तो अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब और देख के देखोगे, फिक्स्ड एसेट्स नहीं मालूम, यही तो निकालना है, और नेटवर्थ भी नहीं मालूम, बट हाँ वर्किंग कैपिटल मालूम है। कैसे, सवाल में करंट एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,50,000 में से माइनस क्या कर दो, 1,29,000। $1,50,000 माइनस 1,29,000, तो बोल सकते हैं यहाँ नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या, 21,000। इंफॉर्मेशन में क्या है कि नेटवर्थ टोटल है यहाँ लिख दे रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ का फॉर्मूला दिया हुआ 0.7 डिवाइड बाई 1, नीचे नहीं है कुछ, मतलब 1 है वो। मतलब क्या हो गया कि अगर 1 रुपया मेरा नेटवर्थ है तो फिक्स्ड एसेट कितना रुपया, 70 पैसा है। तो इस चीज़ को ना इससे हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में टोटल 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो उसका 2 जगह इन्वेस्टमेंट जाता है, कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, कुछ हिस्सा मेरा वर्किंग कैपिटल में जाता है। तो अगर 1 रुपया टोटल आपका नेटवर्थ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आपका फिक्स्ड एसेट्स में कितना लगा, 70 पैसा। तो 30 पैसा किस में लगा, 30 पैसा लगा आपका इस वर्किंग कैपिटल में। तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से, तो ये अपने आप में 1 रुपया है, तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना है, 0.70 पैसा है, तो ये कितना है, 0.30 पैसा है इसके हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये 70 पैसा फिक्स्ड एसेट्स है और नेटवर्थ 1 रुपया है, तो 30 पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ, वर्किंग कैपिटल में लगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा पैसा हम लोग एफएम से अगर एफएम में अगर इसको रिलेट करते हैं तो क्या होता है, जो पैसा हम लाएं तो 2 जगह इन्वेस्ट करते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे मेंटेनेंस के लिए होता है, डे टू डे मेंटेनेंस के लिए जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो कहाँ पैसा लगाते हो, आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाते हो। तो टोटल आप 1 रुपया जो लेके आए हैं तो 70 पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किए और 30 पैसा आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किए। तो अगर ये 21,000 अपने आप में 30 पैसा है तो आराम से आप 70 पैसा निकाल सकते हो। अगर ये 21,000 अपने आप में 30 पैसा है तो आराम से आप नेटवर्थ भी निकाल सकते हो। तो देयरफॉर अब हम निकाल रहे हैं नेटवर्थ, क्या होगा, ये 21,000 अपने आप में अगर 0.30 पैसा है तो 1 रुपया कितना होगा, 70,000। तो आराम से आप फिक्स्ड एसेट भी निकाल सकते हो। अगर ये 21,000 अपने आप में 30 पैसा है तो 70 पैसा कितना होगा,
21,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 0.7 49,000। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर। अल्टीमेटली आंसर तो ये है। फीड एसेट्स भी निकाल लिए, नेटवर्थ भी निकाल लिए, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो है ना अभी नया क्वेश्चन अगर हम बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बचा है हम लोगों के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको फ़िलहाल होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। और उस होमवर्क के ज़रिए से आप बताओगे क्या क्या आपसे नहीं बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बना अगर तो फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोगों का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इन द सेंस कि उसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस से बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग एक ही पार्ट सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसी से एग्जाम में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, और उस मिसिंग इंफॉर्मेशन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिस्ड रहेगा, तो उस मिसिंग इंफॉर्मेशन के जरिए से आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना भी करेंगे। आप लोग होमवर्क कर लोगे, होमवर्क जो करोगे वो हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए से 10 और 9, ठीक है। 9 एकदम एफएम टाइप का है, उसको एफएम का आप अप्रोच लगाओगे, ईपीएस निकालने की कोशिश करोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स लेस कर दीजिएगा, तो फिर आपका पैट आ जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दोगे तो फिर पाफेस आ जाएगा। पाफेस फिर निकालने के बाद अब नंबर इक्विटी से दिया हुआ रहेगा तो ईपीएस निकाल लोगे तो ईपीएस निकल जाएगा। और अर्निंग यील्ड रेशियो भी पूछा हुआ था। अर्निंग यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर्स। और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है सवाल में, तो ये भी आपसे सवाल बन जाएगा। 10 भी कर लीजिएगा, 9 भी कर लीजिएगा। 9 में आप देख लेना क्या क्या निकालना है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको करवा दिया गया है। और बी का 2 नंबर कर लेना, ठीक है ना। बी का 2 नंबर। फिर इतना करना आप लोग फिलहाल, फ़ौरन फिर दूसरा क्लास हम देंगे, ठीक है ना। इतना होमवर्क कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सम्स करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।